देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट मानते हैं कि मान लो एक हमारे पास कॉइन है, उसको 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक बार टॉस करें, सैम्पल स्पेस सेम ही आएगा। तो सैम्पल स्पेस में हम लोग मान लो लिखते हैं ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। टोटल कितना हो गया गिनो? 8। ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हम लोग 2 इवेंट मान लेते हैं इससे संबंधित। हर एक सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, हर एक का। तो क्योंकि 8 ऑप्शन है तो सबकी सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल पॉइंट। और इसमें एक चीज़ हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ई एक इवेंट मान लेते हैं। इवेंट को ध्यान से समझना, इवेंट दैट विल बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ई बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स, एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर। ये हमारा हो जाएगा। तो इस इवेंट के अंदर कौन कौन सा आएगा ऑप्शन सैंपल स्पेस का? कह रहा है कम से कम 2, तो 3 वाला भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये ट्रिपल एच हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो जाएगा और टी एच एच। ये 4 ऑप्शन जिसमें कम से कम 2 है। एफ एक इवेंट, दूसरा इवेंट मान लें हम लोग। एफ एक इवेंट मान लेते हैं, फर्स्ट क्वाइन सोज टेल। फर्स्ट क्वाइन सोज टेल। इसका मतलब हम लोग फिर से सैंपल स्पेस में जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में हमारे पास टेल दिखाई दे रहा है। पहले वाले में तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। तो ये चारों को लिख लो, टी एच एच और टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। हम लोग केवल इसमें पहला ध्यान देंगे कि पहले में टी आना चाहिए। अब क्या है कि हम लोग यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें कि प्रोबेबिलिटी ई क्या आएगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 4/8। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा? ये भी आएगा 4/8। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ई एंड एफ में क्या होगा। ई एंड एफ को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ई एंड एफ को कैसे डिफाइन करेंगे? जो हमारा इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो टी एच एच ये हमारा कॉमन यहाँ भी है और यही हमारा कॉमन यहाँ भी है। ये कॉमन वाला आ गया टी एच एच। ठीक है, ये हम लोगों का कॉमन आ गया। अब कह रहा है यदि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी इसका निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ का। तो क्योंकि मेन सैंपल से देखेंगे तो 1/8 आएगा, राइट। अब ये तो हो गया कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है या उसका सबसेट है या दोनों इवेंट के बीच में क्या कॉमन है उसका निकालना। ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से कैसे हम लोग समझेंगे क्या कहना चाहता है? तो हम लोग यदि ऐसे निकालें कि एक इवेंट हो चुका है, जो मान लेते हैं कि एक इवेंट हो चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, तब प्रोबेबिलिटी ई का क्या होगा? मतलब इसको हम लोग रीड आउट भी ऐसे ही करेंगे इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई हम लोगों ने क्या माना था कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट, और ये वर्ड यूज करते हैं, इट इज नोन दैट, है ना, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड या हैपेंड। ये इसको रीड आउट करेंगे और समझेंगे। मतलब ई का इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब एफ पहले हो चुका है, मतलब पहले क्या हो चुका है, फर्स्ट कॉइन सोज टेल, तब हमारा जो
कह रखा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम लोगों को। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको जब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, और स्लैश के बाद जो है जो ऑलरेडी हो चुका है उससे डिवाइड करेंगे। अब देखो, जब हम लोग नॉर्मल जब क्लास 11th में पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी एनी इवेंट का कैसे निकलता है, तो हम लोग बोलते थे कि नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू द इवेंट एंड नंबर इन द सैम्पल स्पेस। यदि इस एनालॉजी को इससे हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को इस भाषा में यदि समझने का कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, ये आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर बदल जाए। और नीचे जहाँ पे एक और यहाँ पे सैंपल से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी जो स्लैश के बाद लिखा हुआ है और जो हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, सैंपल स्पेस एस को, सैंपल स्पेस जो हमारा एस है इसको रिड्यूस कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, हमारा अब हमें देखना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके सारे ऑप्शन में ये कितना है। तो इसके सारे ऑप्शन में भाई ये हमारा पीएफ में कितना ऑप्शन था, टोटल 4 ऑप्शन था, है ना, नंबर की काउंटिंग करेंगे तो। और कॉमन कितना आया, 1, तो इसका आंसर कायदे से आएगा 1/4, 1 आउट ऑफ 4, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। निकला कैसे, तो इसको यदि हम लोग स्टेप बाय किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो हम लोग मेन सैंपल स्पेस से निकालते हैं। तो इसमें कॉमन कितना था, 1/8, और पीएफ का कितना था, 4/8। तो ये 8 और 8 कैंसिल हो गया अपना, निकल के आ गया आपका 1/4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग स्लैश के बाद कौन सा इवेंट दिया हुआ है, मतलब क्या हो चुका है। मान लीजिए यही आपसे पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई निकालेंगे और स्लैश के बाद जो है उससे डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी। इसका ये मतलब है ना कि हमारे अब रिड्यूस सैंपल स्पेस ई हो गया। ई के रिस्पेक्ट में इन दोनों का कॉमन का क्या रोल है, तो भाई ई में आप देखो, ई में ये सारा ऑप्शन था, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ही ऑप्शन कॉमन है, लेकिन डिवाइड किसकी प्रोबेबिलिटी से होगा, ये ई के इवेंट से प्रोबेबिलिटी से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को समझना है, आंसर का सेम आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आंसर हमें देखना पड़ेगा निकल क्या है और कैसे निकाल रहे हैं, ये बात। ठीक है, तो ये हम लोगों का 4/8, तो इस तरीके से जो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ये भी आएगा 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। अब हम लोग थोड़े से इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूलों को या डेफिनेशन को एक बार रिकैप कर लेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास कभी भी 2 इवेंट दिया हुआ है, इफ़ वी हैव बीन गिवन 2 इवेंट्स ई एंड एफ, ये दे रखा है, और ये दोनों किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, मतलब ये उसका सबसेट है और एफ भी उसका एक सबसेट है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होगा उससे सैंपल स्पेस जो निकालेंगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई गिवन दैट एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यदि चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, प्रोवाइडेड दैट ये हमारा जो डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो, अब हम लोग प्रॉपर्टी जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस का निकालना हो और गिवन दैट कोई उसका सबसेट वाला इवेंट एफ इवेंट हो चुका हो, तो कह रहा है कि पी एफ स्लैश एफ और ये 1 आएगा। तो क्यों आएगा ऐसा 1, बहुत आसान है। इस फॉर्मूले को तुम एक्सपैंड करोगे, इलेबरेट करोगे तो बताओगे एस इंटरसेक्शन एफ
और अपॉन में पी एफ। तो इसका दोनों क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा पी एफ, और पी एफ बाई पी एफ कट जाएगा, कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे तो और भी सिंपल है इसको कि एफ में एफ के साथ ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एफ ही आएगा, समझ रहे हो। और हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों कट गया, 1 आ गया। तो बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 2, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास 2 इवेंट हैं सेम सैम्पल स्पेस से, और एफ भी एक इवेंट है उसी सैम्पल स्पेस का, सच दैट जो पी एफ है वो 0 नहीं है। तब हम लोग यदि हम लोग ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, गिवन दैट कि एफ हो चुका है, तब क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोगों ने जो यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ वही ए के साथ एफ का निकालेंगे प्लस बी के साथ गिवन दैट एफ हो चुका है, और ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हम लोग जानते ही हैं। यदि मान लो कि इन पर्टिकुलर यदि हम लोग ऐसे मान लें कि ए एंड बी डिसजॉइंट है, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है उस दोनों में, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो वो जो 0 हम लोग लेंगे तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सेम फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, P यूनियन B given that F has already occurred will be simply addition of the 2 events A and B given that F has already occurred। ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन वगैरह एग्जाम में पूछता है, तो ये ध्यान रखना डिसजॉइंट के केस में ये आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी को यूज करा है। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी में हमारा क्या ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी में हम लोग ये ध्यान रखेंगे जिसमें नॉट वाला होता है ना, उसी तरीके से ये कायदे से क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, न्यूमरेटर में तो ये आएगा और स्लैश के बाद एफ है तो उससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसमें हम लोग एक बात ये जानते हैं ना फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि यदि एस के साथ एफ लेते हैं हम लोग तो ये 1 होता है, पता ही है। अच्छा, एस हमारा क्या हो सकता है, ई यूनियन ई डैश, यदि हम लोग लेंगे तो ये एस आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से, मान लो एक वेन डायग्राम में ऐसे समझो, ये हमारा ई है, बाहर वाला हमारा ई हो जाएगा, इन्हीं दोनों को तो यूनियन करेंगे तो सैम्पल स्पेस आ जाएगा, तो इन दोनों का यूनियन। अच्छा, ये दोनों डिसजॉइंट भी होते हैं, मतलब यदि कोई कहेगा कि ई इंटरसेक्शन ई डैश क्या आएगा तो भाई फाई हो जाएगा, कुछ कॉमन ही नहीं है ना। तो ये सब हम लोगों को पहले से समझ के कर रखना है। तो यदि हम लोग इसको समझें तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके हिसाब से इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलें तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि ई यूनियन ई डैश, इसके में एफ ऑलरेडी हो चुका है, तब इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। इस एस को इससे रिप्लेस कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग जो अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े थे वो अप्लाई करेंगे, और हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा डिसजॉइंट है तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इसको हिसाब से डिसजॉइंट वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, ई स्लैश एफ आएगा और प्लस ई डैश स्लैश एफ आएगा, और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि वो तो माइनस में जो ये इंटरसेक्शन किए होते तो 0 आ जाता। इसका ये मतलब हो गया कि पी ई स्लैश एफ, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ई स्लैश एफ। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी सब ओवर हो गया। अब हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे नेक्स्ट इसमें। थैंक यू। देखो एग्जाम्पल 1 ये एनसीईआरटी बुक का ही लिया है तो आराम से इसको समझ सकते हो, केवल मैं इसमें 1-2 पॉइंट ऐड करूँगा, उसको ध्यान देना। मान लो प्रोबेबिलिटी दे दिया है 7/13 ए का और बी का 9/13, दोनों का इंटरसेक्शन का, और हमें पूछ रहा है ये पी ए स्लैश बी क्या है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि बी स्लैश ए क्या होगा, है ना। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ए नॉट स्लैश बी क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो इन सब से कुछ डरना घबराना नहीं है, बहुत आसान है। जब हम लोग सबसे पहले टेक कवर करते जो बुक में दिया हुआ है, तो जब भी आपको पूछे ए स्लैश बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन को न्यूमरेटर बनाएंगे आप,
जो कि इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, और स्लैश के बाद जो है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोगों को क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4/13, और डिवाइड किसे करेंगे, b से, तो ये दे रखा है 9/13। तो क्या होगा, 13 दोनों कैंसिल हो गया अपना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/9। यही चीज़ उल्टा पूछ लेता, मतलब यदि हम लोग ये देख लेते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B/A, है ना, जिस ऑर्डर में दे उसी ऑर्डर में लिखना, और A से डिवाइड करेंगे, तो इंटरसेक्शन तो वही रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4/13, और A का दिया है 7/13, तो इसका आंसर 4/7। तो ये ध्यान देना है तुमको कि क्या पूछ रहा है एग्जाम में। दूसरा हमने एक और क्या अपनी तरफ से ऐड ऑन किया था क्वेश्चन कि A/B पूछे तब आप क्या करोगे। तो अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, ये ऊपर वाला, है ना, इसमें क्या है 1 माइनस नॉर्मल, तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें 1 माइनस PA/B। A/B तुमने निकाला हुआ है ना, तो इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस 4/9, तो आंसर आ जाएगा 5/9। सो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। इसके बाद हम लोगों का जो यदि सेकेंड एग्जाम्पल की बात करोगे तो उसमें दे रखा है कि फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज़। तो इवेंट ई मान लेते हैं, पहले देख लेंगे कि फैमिली में यदि हमारे पास 2 बच्चे हैं तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। दोनों बॉय हो सकता है ना, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल ऑर्डर में, और गर्ल गर्ल, ठीक है, ये सारे ऑप्शन होंगे। सैम्पल स्पेस में ये 4 पॉइंट बनेगा। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी उसका निकालो कि बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़, तो हम लोग इसको मान लेते हैं बोथ आर बॉयज़, ठीक है, ये हम लोग ई मान लेते हैं ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन सैम्पल पेपर ले सकते हो, सैम्पल पॉइंट ये आएगा बोथ आर बॉयज़। अच्छा, और एफ इवेंट हम लोग ये मान रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं ऑप्शंस, दोनों बॉय का भी ले सकते हैं, बॉय गर्ल का ले सकते हैं, गर्ल बॉय का, एटलीस्ट तो एक हो ही गया ना, ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। अब क्या है कि तुमको पूछ क्या रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो तुमको इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ई एंड एफ का इंटरसेक्शन और एफ से डिवाइड, यही चीज़ चाहिए। अब तुम ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन यदि तुम निकालते हो, इन दोनों का कॉमन यदि तुम निकालते हो तो कॉमन क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन एफ का कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो यही आएगा। मतलब यदि प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, कॉमन की बात करोगे तो यही आएगा, दोनों बॉय। और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/4 हमेशा मेन से क्या होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1/4 और डिवाइडेड बाय 3/4, समझ रहे हो, इसमें 3 ऑप्शन है, तो ये कैंसिल होके आपका आंसर आ गया 1/3। मैं कह रहा था कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये क्या करता है, अपने सैंपल को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कर देता है मतलब हम लोग बिना कॉमन में गए, बिना सैंपल स्पेस में गए, क्योंकि है तो उसी से कनेक्टेड, शॉर्टकट देख लेंगे कि जो स्लैश से डिवाइड कर रहा है उसमें से वो कितना है, तो इन 3 में से कितना है, ये एक ही है, तो आंसर हमारा इसलिए 1/3 आया। तो ये सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर देता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन बहुत आसान सा दिया हुआ है कि कार्ड्स हैं, एग्जाम्पल 3 की बात कर लेंगे ना हम लोग, तो उसमें तुम्हें कार्ड दे रखा है। इस एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास कार्ड हैं, जैसे कार्ड 1 पे नंबरिंग किया हुआ है, कार्ड 2, कार्ड 3, ऐसे करके बहुत सारे। बोर्ड में जब आया था तो इसमें 15 लिखा था, अभी वाला NCERT में 10 कार्ड के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये कुछ भी बढ़ा सकता है, कॉन्सेप्ट को तुम्हें ध्यान रखना है। कह रहा है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, मिक्स अप थॉरोली, है ना,
देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली. इट इज नोन दैट, देखो क्वेश्चन में देखो समझना पड़ेगा. इट इज नोन दैट मतलब स्लैश के बाद वाला पार्ट पहले बोल रहा है. इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3. तो हम लोग ऐसे करते हैं, एफ इवेंट मान लेते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग बाई क्या करते हैं, एफ से डिवाइड करते हैं ना हर बार स्लैश करके. तो हम लोग एफ मान लेते हैं. नंबर ऑन द कार्ड, नंबर ऑन कार्ड इज मोर देन 3, ये दे रखा है. ठीक है, तो मोर देन 3 यदि कार्ड पे नंबर है तो क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा, 4 से लेके 10 तक. ये कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है कार्ड के ऊपर. अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर. तो ई है, ई मान लेते हैं कि इवन नंबर, कार्ड पे इवन नंबर होगा. तो इवन नंबर में तुम क्या क्या ले सकते हो बताओ. तुम लोग 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है, अब तुम इस दोनों में कॉमन भी बता दो क्या क्या आ रहा है. कॉमन आएगा हमारा 4, 6, 8, 10. ये 4 ऑप्शन कॉमन आएगा. अब प्रोबेबिलिटी कह रखा है कि ई स्लैश एफ निकालो. तो क्या करोगे तुम, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई पी एफ पे प्रोबेबिलिटी. और हमने तुम्हें बता दिया है रिड्यूस्ड वाला कॉन्सेप्ट. रिड्यूस वाले कॉन्सेप्ट में कह रहा है ना, एफ में देख लो कि वो कितनी बार आया है. तो एफ में कितनी बार आया है भाई, तो 1, 2, 3, 4. और एफ में है कितना टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 4 आउट ऑफ 7 आना चाहिए. ठीक है, और वैसे हम लोग इलेबरेटिवली करते हैं उसको. यदि हम लोग इसको इलेबरेट करते तो ई इंटरसेक्शन में इतना आया है, तो 4 आउट ऑफ 10. और ये कितना आ रहा है, 7 आउट ऑफ 10. तो ये दोनों कट के फिर से वही बात आता है. समझ गए बात. तो ये सैम्पल स्पेस को रिड्यूस करता है कि जो स्लैश में है वो ऑप्शन देख लो पूछ क्या रहा है. तो इसमें ये स्लैश के बाद एफ दिया है तो ये हमारा डिवाइड करेगा टोटल, है ना, रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस. और पूछ क्या रहा था कि इवन नंबर, तो इसमें इवन नंबर कितना है ये काउंट कर लेंगे और इसी के टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे. गॉट इट. ओके, थैंक यू. चलो हम लोग एग्जाम्पल 4 देखते हैं. कह रहा है किसी स्कूल में टोटल जो है 1000 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 430 गर्ल्स हैं. जरूरत पड़ेगा तो बॉयज माइनस करके निकालना है. मान लो क्वेश्चन बदल देता है. कह रहा है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल्स आर इन क्लास 12th, है ना. तो हम लोग एफ इवेंट मान लेते हैं कि गर्ल स्टडी इन क्लास 12th, गर्ल स्टडी इन क्लास 12th. और ये कह रखा है उसका 10% है, 10% ऑफ गर्ल्स टोटल जो है. तो 10% ऑफ गर्ल्स इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 430 का, तो हमारा 43 आ जाएगा. ठीक है, अब आगे कह रहा है कि कोई स्टूडेंट जो चूज किया ई इवेंट मान लो कि गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ये दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ स्लैश ई. ध्यान देना, गिवन दैट के बाद लिखा हुआ है चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल. तो हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटरसेक्शन ई न्यूमरेटर बनेगा और स्लैश के बाद जो है आपका डिनोमिनेटर बनेगा. ठीक है, तो कॉमन इस क्लास 12th की गर्ल्स में और टोटल गर्ल्स आपके पास 4, तो कॉमन 43 ही आएगा. तो ये हम लोग इसमें 43 रख दें, है ना. और चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो ये टोटल 430 की बात कर रहा है, तो 430 से डिवाइड कर देना. और वैसे बात करोगे तो टोटल 1000 है, तो इसके नीचे 1000 होना चाहिए, इसके नीचे 1000 होना चाहिए. यदि रिड्यूस कर देते हो, हमें 430 से केवल मतलब है, तो क्या होगा, ये दोनों 1000 कैंसिल हो जाएगा. तो 43/430 इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 बचेगा और आंसर 0.1 आ जाएगा. क्लियर. तो बहुत आसान है ये. को एग्जाम्पल 5 की यदि बात करें तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है तुमको कि ये भी बोर्ड एग्जाम में हमारा आ चुका है और एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा. कह रहा है कि ये डाइव थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार थ्रो करेगा. ध्यान से सुनना, है ना. तो हमारा ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 1 1, है ना. यदि सैम्पल स्पेस की बात करोगे तो 1 1 1, इसके बाद आएगा 1 1 2. समझ रहे हो, ऐसे करके जाएंगे तो ये हमारा पहुँचेगा 1 1 6 तक इस लाइन में. फिर कहाँ क्या शुरू करेंगे, 1 2 1. समझ गए, 1 2 2 ऐसे करके जाएंगे तो क्या कहाँ पहुँचेंगे, ये वाला हमारा क्या आएगा 1 2 6. क्या होगा,
ऐसे अगला वाला क्या होगा, 1 3 चलेगा, समझ रहे हो। तो हम लोग अब ऐसे बार बार नहीं जाएंगे भाई, लास्ट में यही चीज स्टार्ट पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएगा 6,1, समझ रहे हो, रास्ते में मिलेगा। और इधर से हम लोग पहुंचेंगे 6,1,6। जब लास्ट लाइन पे आओगे इसमें तो 6,6,1 और ये लास्ट में पहुंचेगा तो क्या होगा 6,6। तो ये हम लोग इतनी बार लिखने लगेंगे तो फंस गए। तो ये काम नहीं करना, चीज़ों को समझना है। उसने कहा है कि भाई एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया और इवेंट ए क्या है ये समझ लीजिए आप। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए में कह रखा है 4 ऑन द थर्ड रो, थर्ड थ्रो, 4 ऑन थर्ड थ्रो, ठीक है। थर्ड थ्रो मतलब जो तीसरा वाला जो ये तो हम लोग 1-1 करके ले रहे थे ना ऐसे, तो इस तरीके से तीसरे वाले पे 4 आए, हमें केवल उससे लेना देना है। तो वो ऑप्शन कहाँ बनेगा। जैसे मान लो तुम्हारा आ रहा है, उसको यूँ समझ लो कि हम लोग उसमें ऐसे समझ सकते हैं 1,1,4, ठीक है, 1,2,4, राइट। ये इस तरीके से तुम्हारा चलेगा। और ये आएगा 2,6,4। ऐसे तुम केवल 4 वाला समझोगे। 3,1,4 ये आएगा 4,6,4, राइट। केवल थर्ड थ्रो में 4। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि इसमें कितने सारे ऑप्शन बनेंगे। पहली बात, टोटल इस टोटल की बात करोगे तो 216, 666, इस पोजीशन पे 6 ऑप्शन, इस पोजीशन पे 6 ऑप्शन, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या है ना, ये थर्ड वाला इसमें हमारा 4 तो फिक्स है, तो बाकी हमारे पास 36 चांस होगा। इन दोनों में वेरिएशन तो उतना ही होगा ना। तो ये जो ऑप्शन हम बता रहे थे, इसी सैम्पल स्पेस का पॉइंट बनेगा, ये 36 ऑप्शन टोटल बनेगा, ठीक है। बी कह रहा है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड। बी इवेंट कह रखा है कि 6 फर्स्ट पे आएगा और 5 सेकेंड पे आएगा। थर्ड पे आप वेरिएशन कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कितना बनेगा, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार ऐसे 6 ऑप्शन बनेगा। तो चीज़ों को समझना है, हर चीज़ हर बार लिख नहीं सकते, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इन दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी भाई। तो देखो, और डिवाइड किससे करेंगे, बी से करेंगे। तो ये तो बी का तो पता ही है ना कि ये हमारा 6/216 होगा। और कॉमन कैसे निकालोगे, कॉमन हमारा लास्ट वाले थ्रो पे 4 आए, यहाँ पे थर्ड वाले थ्रो पे 4 आए, तो एक ही होगा ना। तो एक होगा तो इसको लिखेंगे 1/216। और एक जो कॉमन आएगा वो क्या होगा 654, समझ रहे हो। तो ये एक कॉमन आएगा। तो अब क्या हो गया, अब तुम यदि इसको में से कैंसिल कर देते हो इन दोनों को, तो आंसर क्या आना चाहिए 1/6, समझ रहे हो। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन समझ के करेंगे तब। अब इसी में एक और डाइस वाला है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। एग्जाम्पल 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, ध्यान से सुनना, 2 बार थ्रो किया तो 36 चांस बनेगा। मन में सैंपल में समझ लो। सम ऑफ द नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व टू बी 6। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो हम लोग इसमें ई इवेंट मान लेते हैं कि 4 अपीयर एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार आए। तो इसका कितना चांस बनेगा जानते हो, कम से कम एक बार आए। तो इसमें क्या क्या आएगा, 4,1, 1,4, समझ रहे हो, 4,2, 2,4। कितना चांस बनेगा ऐसे बताओ जरा सा। लास्ट में पहुंचेंगे 6,4, इससे पहले रहा होगा 4,6, 5,4, समझ रहे हो। तो ये टोटल तुम्हारा 11 चांस बनेगा। 3,4, 4,3, सारा लिख ही दे रहे हैं। 4,4 और बीच में दो छूट रहा है, 4,5 और 5,4। गिन लो तुम आराम से, है ना। तो इतना सारा 11, टोटल 11 चांस है इसके अंदर में। और सैम्पल स्पेस में तुमको पता ही है कितना होना चाहिए था, 36। अब कह रखा है जो तुमको गिवन है उसकी कह रखा है कि सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। सम जो होना
होना चाहिए सम ऑफ नंबर्स इज 6 मान लो, तो 6 सम आई के लिए क्या क्या हो सकता था 1,5 5,1 समझ रहे हो, और फिर 2,4 4,2 और 3,3 बस, इससे ज़्यादा और कुछ होगा नहीं। अच्छा तुमको बोल रहा है एटलीस्ट 4, तो ये हमें क्या कह रखा है E/F निकालने के लिए। तो तुम ये बताओ शॉर्टकट ट्रिक से, फॉर्मूला तो हम लोग लिख ही देंगे, इन दोनों में कॉमन आए और PF से डिवाइड करें। तो PF में टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, और दोनों में कॉमन एटलीस्ट कम से कम एक 4 आया, तो एक ये वाला है, ये वाला, तो 2 आउट ऑफ 5 ये आंसर हो गया। सो थिंग्स आर वेरी सिंपलर बट ओनली यू आर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ओके देखो ये वाला जो हम लोग 7 कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखेंगे ना कि ये इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या कह रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कंसिडर एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए क्वाइन, एक क्वाइन को आप टॉस कर रहे हो, है ना। तो क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड भी आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। कह रहा है कि यदि हेड आता है तो फिर से कॉइन को टॉस करो, तो फिर से क्या होगा, हेड आ सकता है और ये टेल आ सकता है। तो इसका जो हम लोग समझेंगे क्या आएगा, तो पहली बार हेड आया तो फिर से थ्रो किया, हेड आ गया, पहली बार हेड आया तो फिर से थ्रो किया तो टेल आ गया। लेकिन यदि टेल आता है तो कहता है डाइस को थ्रो करो, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ 6 आ सकता है। अब क्या है ना कि डाइस जब थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 आने का हर एक का तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जबकि क्वाइन आया होगा तो 1/2 है। तो इसके हर एक इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है सैम्पल पॉइंट का वो 1/12 का है, जबकि इसका क्या क्या है, ये हमारा 1/2 है, ये 1/2 है। तो इन दोनों को यदि देखेंगे तो हमारा 1/4 हो जाएगा और इसका भी 1/4 हो जाएगा। तो ये इक्वली लाइकली का केस नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है तुमको, ये वाला हमारा सैम्पल स्पेस की बात करोगे तो सैम्पल स्पेस में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, HH आएगा, H के साथ T आ सकता है, लेकिन जब T पहली बार आएगा तो डाइस को थ्रो करेगा, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये तो सैम्पल स्पेस क्लियर हो गया होगा तुमको। अब आगे इसमें क्या कह रखा है कि इफ द फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट E मान लेते हैं द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, ग्रेटर देन 4 डाइस पे आए तो हम लोगों का पक्का टेल आया होगा तभी तो आएगा, तो T5 और T6 लेंगे। हाँ, और F इवेंट है गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, देयर इज एटलीस्ट, वर्ड कह रहा है कम से कम एक टेल आना ही चाहिए। एक टेल यदि कम से कम आने की बात कर रहा है वो, इसका मतलब इसमें हम लोग टेल वाला सारा ऑप्शन लिख देंगे। तो टेल कब आया होगा, जब पहली बार हेड आया तब भी एक टेल आने का चांस है। बाकी तुमको टेल तो कब आएगा, T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ठीक है। इस तरीके के तुम्हारा टेल आया। अब इसमें देखना है कि नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसमें हम लोग रिड्यूस सैंपल स्पेस सोचोगे 7 में से एक आया तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। जहाँ एक और तुम्हारा इफ का वैल्यू पॉइंट कितना है 1/4 और इन सब का हर एक का 1/12 है, तो 6 टाइम्स 1/12, समझ रहे हो। अब तुमको कह रखा है कि इन दोनों में कॉमन तो हम लोगों का क्या था, कॉमन वाले पार्ट की बात करेंगे तो यही दोनों कॉमन था। अब ये कॉमन था तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/12 और ये 1/12। तो ये तुम ये बात करोगे कि PE/F क्या आएगा, जिसके लिए तुम्हें चाहिए E/F और डिवाइडेड बाई PF। तो तुम्हें ये समझना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/12, ठीक है, 2/12 इसकी प्रोबेबिलिटी, जो कॉमन तो यही आया, और डिवाइडेड बाई PF। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्या करना है 1/4 और 6/12 ऐड करना है, क्लियर। तो इसका यदि हम लोग 12 एलसीएम ले लें
तो ऊपर वाला तो अभी 2/12 रख लेते हैं, नीचे में तुम करोगे तो ये 9/12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 12 यहाँ कट कर देना, तो आंसर कितना आएगा 2/9। और वैसे करते तो 2/7 लिख के आ जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ तक तो 7 ही पॉइंट है, तो ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। इसके बाद कोई एक्सरसाइज करना है तो शुरू के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ये सब तुम खुद करो। और जहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर यूँ समझ लो कि तुमको 9th क्वेश्चन से करना चाहिए, 9 से लेकर 15। और MCQ करोगे तो एग्ज़ाम में MCQ भी आता है।